बताने जा रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास दो पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ये एक डेरिवेशन है जो किसी भी स्कूल में आ सकता है, भले ही आप सीबीएसई में हो या आईएससी में हो। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं एक एक्सिस बनाने जा रहा हूं। दिस इज एक्स एक्सिस and this is y axis. We have two mass m1 and m2. ये दो मास मैंने दिखाए हैं, इनका पोजीशन वेक्टर गिवन है। दिस इज r2 वेक्टर, दिस इज r1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बहुत सारे मासेस हैं तो हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जहां पर पूरे बॉडी का मास सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मान लेते हैं उसी पॉइंट पे पूरे बॉडी का मास है। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ये हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, ये हम लोग कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए लेते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत ह्यूज बॉडी है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट मासेस है, सबका कैलकुलेशंस करना इज इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया है, आइडिया ये निकाला है कि भैया पूरे बॉडी में जो अलग अलग मासेस हैं सबके लिए काम करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पर पूरे बॉडी का जो मास होगा मान लेते हैं वही कॉन्सेंट्रेटेड है और उसके लिए इक्वेशन लिख डालते हैं। तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास किसी दो बॉडी के लिए हमें क्या मिलता है। तो मान लेते हैं इन दोनों बॉडी का जो मास होगा सपोज इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं सी। सपोज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो हमारे को क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, हमारे को क्या मिलेगा कि वी हैव टू मास सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं सी पे है और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लेते हैं आर वेक्टर है, दिस वन। और भी चीजें माननी पड़ेंगी आपको कि आपस में कुछ हो सकता है, m1 m2 का इंटरेक्शन हो तो इनका इंटरनल फोर्सेस हो सकता है। F12 लिख सकते हैं यहाँ पर, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, फोर्स 2 1, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1, अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, तभी वो बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये है। और आपको लिखना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स F1 लग रहा है इधर और एक्सटर्नल फोर्स F2 लग रहा है ये, ठीक है बच्चों, मतलब मास में मूवमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, लेट F1 F2 आर दी एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, F12 इज द इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 मास M1 ड्यू टू मास M2, और F21 क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास M1 एंड R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल M2, ये लिखना पड़ेगा बच्चों। ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अगर स्कूल एग्जाम में आ गया तो मान लेते हैं V1 वेक्टर is the velocity of particle 1 and V2 vector is the velocity of particle of mass m2। तो बच्चों जब velocity भी है, mass भी है, तो obviously momentum भी होगा। So we can write V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr1 by dt, और V2 को लिख सकते हैं dr2 by dt, right? This is the way to write the velocity। तो momentum की बारी आएगी तो momentum क्या लिखेंगे हम लोग, P1 is equal to m V1, और we can say m dr1 by dt, वेक्टर है ये। लिख सकते हैं हम लोग, P1 P2 हम लोगों ने दोनों लिख लिया, वेक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, देखो बच्चों मोमेंटम और फोर्स में भी तो रिलेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो अगर मैं लिखूं टोटल मोमेंटम P1 प्लस P2 तो मैं लिख सकता हूं m dr1 by dt प्लस m dr2 by dt,
ये बच्चों आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपको चीजें समझने में फिर आसानी हो। तो वीडियो को पॉज कर दो बीच में अगर मैं आगे फास्ट हो रहा हूं तो, ताकि आप लिख पाओ। तो ये आ गया टोटल हमारे पास मोमेंटम। तो हम लोग यहां क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो बच्चों फोर्स होता है? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, dp1 अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स 1 प्लस फोर्स 1 2, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। सिमिलरली dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू f2 प्लस f21, ये लिख सकते हैं। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड, इसको ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो मुझे क्या मिलेगा, dp1 बाई dt प्लस dp2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों जो इंटरनल फोर्सेस हैं, मतलब F12 प्लस F21, ये टोटल सम 0 है। इंटरनल फोर्स ऑलवेज टेकन टू बी 0, तो बचेगा क्या, एक्सटर्नल फोर्सेस से बचेंगे F1 प्लस F2, F1 प्लस F2, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखो, यहां पे लिख लिया ना, ऊपर का पोर्शन में हटाने जा रहा हूं, यहां से d बाई डी टी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। मैं ऊपर से कुछ चीजें हटा दूं पहले, सो दैट आई कैन राइट प्रॉपर्ली। ये लिख लिया हम लोगों ने, तो यहां d बाई डी टी मैं कॉमन लेने वाला हूं, d बाई डी टी इज कॉमन, तो मेरे को मिल गया P1 प्लस P2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। इसको आप F टोटल लिख सकते हो, F1 प्लस F2 को मैं F टोटल लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी m v1 प्लस m v2, F टोटल। आसान है, इसमें कुछ बहुत बड़ा टर्म हमने नहीं लिखा है, जो हम लोग पीछे कर चुके हैं ना काइनेमेटिक्स वगैरह में, वही है, नथिंग न्यू। अब v1 को क्या लिखेंगे हम लोग, ये m1 है, ये m2 है, v1 को लिखेंगे dr1 वेक्टर अपॉन d2, dr2 वेक्टर अपॉन dt, दिस इज ft, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं ये सब हटा देता हूं यहां से। तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, d बाई डी टी, डी बाई डी मैं फिर से बाहर ले रहा हूं, तो ये मुझे मिल गया डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर इज इक्वल टू f2, ठीक है। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ कोई क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल टू ft। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ m1 प्लस m2 से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा m1 प्लस m2, और यहाँ पे न्यूमरेटर में के साथ भी कर दे रहा हूँ m1 प्लस m2, दिस वन। अब बच्चे आप लोग ध्यान से बोलो, ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ कुछ मेसी हो गया है, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज फोर्स टोटल। ये हमारा चल रहा है m1 प्लस m2, ठीक है। जब ये फोर्स है और ये मास है, दैट मीन्स दिस एंटायर थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है बच्चों। ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन, तो मैं गलत तो नहीं हूं, सो आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये है एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से बोलो कि हम लोगों ने वेलोसिटी क्या किया था बच्चों, dx by dt लिखा था कि नहीं, वेलोसिटी, राइट, dx by dt लिखा था कि नहीं, वेलोसिटी इज dx by dt। इसका मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ, क्या लगाना पड़ेगा मुझे, d by dt, ये हो जाएगा dv by dt, दैट मींस एक्सेलरेशन
और ये हो जाएगा du स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। यानी कि एक क्या होता है, एक्स और वाई तो पोजीशन होता है, डिस्टेंस होता है। यानी कि अगर मैं किसी पोजीशन को डबल डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये पोजीशन ही तो मिलेगा। दिस इज द पोजीशन, क्योंकि एक्स भी यहाँ पोजीशन है। पोजीशन को डबल डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। जब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है, पूरे सिस्टम का मास है, तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जो एक्सेलरेशन आया है किसका आया है, सेंटर ऑफ मास का आया एक्सेलरेशन। तो यहां से जो पोजीशन आएगा वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन आएगा, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ये आएगा। So this is the thing we are getting, position of center of mass of two particle system m1 and m2। तो ये आपको यहां तक ड्राइव करके आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझे कि नहीं? तो यहां पर आपको रुकना पड़ेगा और ये आपका प्रूफ हो गया, फाइनली डन। तो इस चीज में अगर आपको पूरे में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, सर इसमें डाउट है, मार्क करके भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो कि भैया मुझे यहाँ डाउट है। So most welcome all of the doubts। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।